अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। ह्यूमन एवोल्यूशन की सीरीज़ में आज हम दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमने बात की थी ह्यूमन एवोल्यूशन और उसकी हिस्ट्री के बारे में, और हम पहुंचे थे आर्डिपेथिकस रेमिडिस के पास, जो कि पहली ऐसी स्पीशी थी इंसान की हिस्ट्री में, इंसान के एवोल्यूशनरी पाथवे में, जिसने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। मैंने आपको बताया था कि उसकी पेल्विस बड़ी थी और उसके हाथ डेवलप होना शुरू हो चुके थे। ये स्पीशी कपल्स में रहती थी, यानी मोनोगामी को प्रैक्टिस करती थी। इनके बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे, रिप्रोडक्शन ज़्यादा होती थी और उससे आगे एवोल्यूशनरी पाथवेज बने। इनसे जो पाथवेज निकले उनमें से कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि ख़त्म हो गए, लेकिन एक पाथवे ऐसा था जिसमें आगे इंसान ने अपनी फॉर्म ली। और हम इनसे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इनकी अगली नस्ल में, जिसे कहा जाता है एस्ट्रेलोपिथेकस। एस्ट्रेलोपिथेकस के जो फॉसिल्स थे वो सबसे पहले 1977 में दरियाफ्त हुए। मैं आपको वो लोकेशन भी दिखाने जा रहा हूँ, जो कि तंजानिया में है। एक जगह है जिसका नाम है लेटोली। लेटोली में हमें बहुत से ऐसे फुटप्रिंट्स मिले जो कि एस्ट्रेलोपिथेकस, यानी मैं इनको एपी कहूँगा, एपीज के थे। हम ये जानते हैं आज, क्योंकि इनके बहुत से स्केलेटन हैं और उनको हमने इकट्ठा करके एक पूरे इंसान की शक्ल देने की कोशिश की है, तो हम ये जानते हैं कि इनके कद 150 सेंटीमीटर्स थे, 30 सेंटीमीटर ज़्यादा थे ईआर से। और इसी तरीके से ये उनसे बहुत ज़्यादा स्लो थे, वो ज़्यादा तेज़ थे। जो एआर्स थे वो एपी से ज़्यादा तेज़ थे। ये स्लो थे, लेकिन ये जिस जगह पर रहते थे अब वहाँ पर जंगल नहीं रहा। ज़मीन में चेंजेस की वजह से वो ग्रासलैंड बन चुकी है। और उसके साथ साथ इनमें जो एक और चीज़ पाई गई वो ये पाई गई कि ये ग्रुप्स में मूव करते थे। इनके जितने भी हमें निशानात मिले हैं जो कि प्रिजर्व हुए हैं, मैं आपको उनकी एक तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, उसमें नज़र आता है कि ये हमेशा ग्रुप की फॉर्म में मूव करते थे, इंडिविजुअल्स की फॉर्म में मूव नहीं करते थे। इनसे अगली नस्लों की तरफ चलते हैं, अगली स्पीशीज़ की तरफ जाते हैं जो इवॉल्व हुई। उनमें हमारे पास 2 स्पीशीज़ काबिल ज़िक्र हैं, एक है होमो हैबिलिस और एक है रोबस्ट एस्ट्रेलोपिथेकस। इनको मैं RA कहूँगा और होमो हैबिलिस को HH कहूँगा। ये दोनों स्पीशीज़ एक वक्त में एग्जिस्ट करती थी। 6000 साल तक तकरीबन ये आपस में लड़ती रहीं। ये स्पीशीज़ तकरीबन 2.4 मिलियन यानी 24 लाख साल पहले ज़मीन पर मौजूद थी। अगर आप रोबस्ट को देखें तो वो बहुत सेहतमंद लगते थे, उनके जबड़े बड़े बड़े थे और लगता था कि उनके पास पावर बहुत ज़्यादा है, जबकि होमो हैबिलिस इस मामले में काफ़ी कमज़ोर नज़र आते थे। लेकिन कम रोबस्ट होने के बावजूद होमो हैबिलिस ने सरवाइव किया और रोबस्ट एप्स आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो गए। क्या वजह? उसकी वजह हमें उनके फॉसिल्स से मिली। जब हम हैबिलिस के फॉसिल्स इकट्ठे कर रहे थे तो उनके साथ हमें कुछ स्टोन्स मिले और उन स्टोन्स पर साफ मार्किंग्स नज़र आ रही थी। अब पैलेंटोलॉजिस्ट और साइंसदान बड़े हैरान हुए कि ये मार्किंग्स कहाँ से आई, लेकिन फिर उन्हें किसी ने बताया कि अफ्रीका के ही एक कबीले जिसका नाम है हाजा कबीला, वो ऐसी ही मार्किंग्स लगाता है। जब वो किसी जानवर का शिकार करता है तो उसको ज़िबा करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करता है, और जब वो पत्थरों से उसे ज़िबा करता है तो उसकी हड्डियों पर ऐसे ही निशानात लगते हैं। तो ये मार्किंग ज़रूर स्टोन्स हैं, जिससे हमें ये पता चल गया कि होमो हैबिलिस स्टोन्स के टूल्स इस्तेमाल करते थे। उनके फॉसिल से ये अंदाज़ा तो नहीं होता था कि उन्होंने गोश्त खाना शुरू कर दिया है, लेकिन वो स्टोन के टूल्स इस्तेमाल करते थे। इसलिए वो ज़्यादा देर तक सरवाइव कर गए, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और उसके बाद एवोल्यूशन में हमारे पास होमो इरेक्टस आते हैं, जो कि तकरीबन 1.8 मिलियन साल पहले ज़मीन पर आए। तो ये उनसे तकरीबन आप 6 लाख
सालों का डिफरेंस ले लें तो होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस के बीच में तकरीबन 6 लाख का 5 लाख सालों का डिफरेंस बनता है। लेकिन एवोल्यूशन की वजह से साइंस ये कहती है कि इनके जिस्म पर कोई बाल नहीं थे, जिस्म पर कोई बाल मौजूद नहीं थी, जो कि एक बहुत बड़ी चेंज है और बहुत थोड़े वक्त में ये बहुत बड़ी चेंज है जिसे हम क्रिटिकली आने वाली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन बाल ना होने की वजह ये थी कि ये फॉरेस्ट की बजाय अब ग्रासलैंड्स में रहते थे और इन्हें अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना था। तो जब ये किसी भी शिकार की तरफ भागते थे, क्योंकि ये बहुत अच्छे हंटर थे, ये जानवरों को चेज़ करते थे और इतना लंबा उनको चेज़ करते थे कि वो थक जाते थे और फिर ये उनका शिकार करते थे। तो इनके जो रनिंग मसल्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ये भागते थे और गर्मी में भी जानवरों का शिकार करते थे। तो जब गर्मी में ये भाग रहे हैं तो अब इनकी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पसीना आता है, बाल मौजूद नहीं थे तो एवेपोरेशन होती है और बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। तो जहाँ पर बाल मौजूद नहीं होते वहाँ पर इनको ये फ़ायदा हुआ कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होना शुरू हो गया और ये गर्म इलाकों में भी शिकार करते रहे। इनके फॉसिल्स हमें मिले हैं जॉर्जिया में। जॉर्जिया यूरोप में है, आप गूगल मैप के ज़रिए देख सकते हैं। और वहाँ पर जब इनके फॉसिल्स मिले तो इनके फॉसिल्स के साथ हमें जानवरों की हड्डियाँ भी बहुत मिली और उसके साथ साथ हमें ऐसे टूल्स भी नज़र आए जो कि जानवरों को मारने के लिए और शिकार करने के लिए बनाए गए थे। हमें उससे अंदाज़ा हुआ कि ये वो स्पीशी है जिसने अब गोश्त खाना शुरू कर दिया था। इसके एविडेंस और तरफ से भी हमें मिले, लेकिन अब हम जान चुके थे कि इन्होंने गोश्त खाना शुरू कर दिया था और गोश्त खाने की वजह से अब इनका जो, क्योंकि गोश्त में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हाई प्रोटीन होती है और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता छोटा हुआ। इनके पास एनर्जी ज़्यादा थी खाने में और वो एनर्जी इनके ब्रेन को बड़ा करने में काम आई, ऐसा साइंस का कहना है। तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता छोटे होने शुरू हो गए और इनके ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने शुरू हो गए, इवॉल्व करना शुरू हो गए और इनके जो ब्रेन है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने शुरू हो गए। तो आपको मैं एक ग्राफ के ज़रिए भी दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि अब किस तरीके से ब्रेन स्पीशीज़ का बढ़ना शुरू हो गया। और इसके साथ साथ इनमें इमोशंस भी थे। उसकी वजह एक फॉसल है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि बग़ैर दांतों के फॉसल है। और साइंसदानों का ये ख्याल है कि ये फॉसल एक बूढ़े इंसान का है और अगर वो उस उम्र तक पहुँचा है तो उसको कोई ना कोई खिलाता भी होगा और कोई ना कोई उसका ख्याल भी रखता होगा। तो हम समझना शुरू हो गए कि अब ये अपने आप से निकल कर दूसरों को भी देख रहे थे, इमोशनली सोशल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें इमोशंस भी आ रहे थे और सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी इनमें आ रही थी। ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिसर्च है। लेकिन अब इन्होंने सोचा है कि हमें अब अफ्रीका से बाहर निकलना है, क्योंकि अफ्रीका में अब फूड और रिसोर्सेज इनके लिहाज से कम होना शुरू हो गए थे। तो इन्होंने सोचा कि ये अफ्रीका से माइग्रेट करेंगे, एशिया जाएंगे और यूरोप जाएंगे। लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर इनके लिए कैसी कैसी मुश्किलात इंतज़ार में बैठी हैं, जिनको हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।